घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के सभी इंतजाम पूरे, मतदाता करेंगे दिग्गजों की किस्मत का फैसला। और कश्मीर मामले में दखल देने से पाकिस्तानी मांग को संयुक्त राष्ट्र ने किया खारिज, कहा आपस में सुलझाए मसला। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की। कल मतदान होंगे और मतदान में दिग्गजों का ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां किसके पक्ष में मतदाता फैसला करेंगे ये कल ही वो तय करेंगे। लेकिन उनके सामने तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि हरियाणा में जब हम गए, वहाँ मतदाताओं से बातचीत किया जब हमने, तो वहाँ के मतदाता अलग अलग, चाहे वो रोहतक हो जो वहाँ के मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, या फिर भिवानी हो, हांसी हो, ये तमाम जगहों पे जब हमने ब्यौरा लोगों से बातचीत की तो लोग क्या कह रहे हैं, मतदाता क्या कह रहे हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जो अच्छा करता है उसी की तरफ जा रहे हैं। हर परिवार में कोई भी एक तरफ नहीं है। मेरा वोटिंग कार्ड बना होता तो मैं कांग्रेस को ही देती अपने वोट। हम हुड्डा को ही वोट देंगे। आने जाने में बहुत सुविधा हुई है और बिजली की जैसे गरीबी में भी बहुत सुधार आया है, जैसे महंगाई भी कम हो गई थी। और महंगाई तो ज्यादा करती कांग्रेस ने महंगाई ज्यादा की है सर। कांग्रेस ने तो ये किया है कि स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवा दिए, अस्पताल बना दिए, भाई रोड बनवा दिए, ये सब बढ़िया काम किया गांव में। किन बातों को सोच के आप वोट डालोगे? यार हमारा सब कुछ कराया है, हमारा खुद का सीएम है यहाँ का, हम अपने सीएम के साथ जाएंगे। ठीक है, दूसरी ये अगर सीएम नहीं होते तब भी आप कांग्रेस को वोट देते? हाँ, तब भी कांग्रेस को देते हैं। पिछले ये लगा लो 10 सीट है ये कांग्रेस की, यहाँ से कई पीढ़ियों से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब जो है हाँ। अगर वोट देने के पीछे कोई कारण तो होगा ना कि ये कारण है मैं वोट दे रहा हूँ। एक तो आप कह रहे हो सीएम हमारे यहाँ का इसलिए मैं दूंगा। अरे बहुत विकास होया है, पूरे हरियाणा में विकास होया है। पेंशन है वह पूरा हरियाणा ले रहा है, ठीक है। और जो करो, और ये गेहूं अनाज सब्सिडी लगाई है, पूरा हरियाणा ले रहा है। अगरोतक डिस्ट्रिक्ट ले रहा है, पूरे हरियाणा में ले रहे हैं। और कुछ भी सब कुछ जैसे ठीक तरीके से लगाया जाए, ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी सरकार। तीसरी बार कर्जा माफ कर दिया किसानों का। अच्छा, दूसरी बात सारे रोड बना दिए। तीसरी बात है सब कुछ अच्छा काम करता। बूढ़ा सरकार बढ़िया काम करते, सब पेंशन बढ़ा दी लोग की। भ्रष्टाचार के बारे में क्या लोग कहते हैं आपके यहाँ? भ्रष्टाचार के बारे में ये तो चलता ही रहे, ये चलता ही रहे, कोई भी आएगा भ्रष्टाचार तो चलता ही रहे। कदे कम हो जाए, कदे घाट, कदे बात। INLD को आप वोट नहीं दोगे, इनेलो को वोट नहीं दोगे? हम जाएंगे उठाने सरकार तीसरी बार बार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे जी हम। क्या कारण है कांग्रेस को वोट देने का? हमारे यहाँ जी काम बढ़िया हो रहा है कांग्रेस के कारण। पानी की सुविधा और ये बढ़िया, बिजली पानी ठीक आ रहा है हमारे यहाँ, इसलिए हम कांग्रेस की वोट दे रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहते हैं, पर जो काम और विकास और उसकी नीति उसको देख करके सभी उसको वोट देने की वो अपील करेंगे। रहा बीजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं। बोल रहे हैं और कि रोहतक में काम हुआ, रोहतक में विकास हुआ है। कहीं भी रोहतक में रोड से अलग कोई विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? मोदी को वोट देना चाहिए, मोदी के लिए है जो भी कुछ है। मोदी से अलग वोट देना हमारा कोई कर्तव्य भी नहीं है। हमारे रोहतक में आज तक युवा के लिए 4,500 रुपए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। विकास पहले भी हुआ है, विकास पहले भी हुआ है जी। पानी की समस्या थी हमारे गांव में, पानी की समस्या थी, पानी की समस्या भी विकास हुआ है यहाँ पे। नौकरियों के मामले में हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे।
इसमें हुड्डा सरकार विकास का कौन सा मुद्दा है? मेरे गांव की वाटर टैंक में चलो, अब भी अगर गांव में पानी की सप्लाई है तो विकास है, नहीं तो विकास नहीं है। अभी चलो, मैं आपको साथ लेके दिखाता हूँ। अभी आओ तो टंकी लगवा दीजिए पानी के लिए। आपको क्या लगता है जो 2 दिन बाद मतदान होना है, आप किसको वोट देने जा रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? वोट देंगे साहब मोदी को। मोदी को इसलिए देंगे जिसका कमांडर सख्त होगा, उसकी प्रजा आराम से काम करेगी और आराम से सोएगी। भाजपा न्यू पार्टी अच्छी है, विकास जो है नौकरी सबसे ज्यादा लवाएगी। हुड्डा के हम सन 41 से कांग्रेस के यहाँ आज तक हमारा एक भी नौकरी नहीं लगवा लिया। काम का लवाना और हमारा लवाना सबसे पुराने देश आजाद होया है। देश आजाद होया जब से हम कांग्रेस में आओ, कांग्रेस से खोए थे, लेकिन हमारे काटे ऐसे लगा दिए, कोई नौकरी नहीं, कोई विकास नहीं। चुनाव का मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? हरियाणा में हुड्डा सरकार तीसरी बार। मुद्दा हमारा ये है कि हुड्डा तीसरे नंबर पे है हरियाणा में। आज के दिन बीजेपी सरकार तीसरे नंबर पे है। अगर मुकाबला है तो चौटाला का और हुड्डा का है। ओवरऑल सिचुएशन तो अपनी भाजपा की लहर ज्यादा है यहाँ पर। भाजपा को वोट देना चाहिए ना जी, क्यों? वो सेंटर की सरकार होगी तो यहाँ पर भी तो मान ले बीजेपी की सरकार होगी तो काम सेंटर की सरकार होगी, उधर तो बीजेपी की सरकार इधर आ जाए हरियाणा में तो अच्छा होगा। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि विकास काफी हुआ है रोहतक शहरों के अंदर। पहले नरेंद्र मोदी को किया है वोट, अब की बार कांग्रेस को करेंगे। भवानी खेड़ा है तो इसमें ज्यादा वोट तो बीजेपी को ही है। अच्छा, 4 महीने से अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उम्मीद है हरियाणा में भी अच्छा ही काम होगा। सब लोग बीजेपी? जी बीजेपी। अक्टूबर बुधवार को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने निश्चित हुए हैं। इन चुनाव में भिवानी विधानसभा क्षेत्र से क्या मुद्दा यहाँ पे क्या है आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए यही मुद्दा है भी यहाँ काम हो, सड़क, पानी, बिजली, बढ़िया व्यवस्था हो, बस यही मुद्दा। दिल्ली में सरकार जो मोदी जी की है, नीचे सरकार भी मोदी जी की आई, जिससे यहाँ भिवानी में काम हो, तरक्की के। भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। सब हुड्डा के आदमियों की जेब में पैसा जाता था और आज उसी की वजह से हमारा भिवानी शहर पिछड़ा पड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये भाई भतीजावाद की राजनीति खत्म करना, ये परिवार की राजनीति खत्म करना। कांग्रेस सरकार ने दलितों के ऊपर जुल्म किए हैं, मरीजपुर कांड है और कांड है, जितने भी बहन बेटियां उठाया गया है कांग्रेस सरकार के अंदर। नंबर 2, जो दलितों की जो हरिजन है, जो सीवरमैन का पब्लिक हेल्थ में कार्य करते हैं, उनकी पोस्टों के ऊपर अन्य जाति के लोग लगा दिए गए हैं। रोहतक के बच्चे ज्यादा सरकारी सर्विस में क्यों लगते हैं? उन्होंने कहा भी रोहतक के बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसीलिए लगते हैं। तो बाकी के कहीं के पढ़े लिखे नहीं है, वो सब अनपढ़ है। कहीं भी देख लेना, रोहतक के अंदर ही सिर्फ विकास है और हरियाणा में कहीं भी विकास नहीं है। सर मोदी जी पे विश्वास है। अच्छा, इसका मतलब मोदी जी जो चुनाव सभा कर रहे हैं हरियाणा में, उसका असर हो रहा है? जी हो रहा है सर। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति है? सर कांग्रेस की बहुत ही बेकार स्थिति है। उन्होंने कोई भी मतलब विकास नहीं किया है। अच्छा, हमारे अस्सी में अपने रोहतक में किया है, क्योंकि वहाँ पर सीएम हुड्डा जी थे, तो उन्होंने अपने रोहतक में किया है। जो विकास किया है अस्सी हिसार और किसी भी जिले में नहीं किया। आपने अगर नरेंद्र मोदी जी के अगर भाषण में सुना हो तो उन्होंने INLD के खिलाफ कहा तिहाड़ से हम नहीं समर्थन लेंगे, पर इन्होंने हज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बयानबाजी किया है। नरेंद्र मोदी की कहने के तरीके, समझाने के तरीके युवाओं को समझ में आ रहे हैं। बाकी अदर पार्टियाँ इतनी नहीं समझा पाती जितना और समझाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो समझाते हैं, जैसे जो बाहर उन्होंने अमेरिका गए थे, जापान गए थे, जो वहाँ से करके आए हैं वो बता रहे हैं, तो यूथ उनकी तरफ हो रहा है। क्या ये मुद्दा भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है इस चुनाव में, या जातिगत चुनाव हो रहा है? जातिगत चुनाव ज्यादा हावी है, भ्रष्टाचार हावी नहीं? भ्रष्टाचार इतना हावी नहीं है, यहाँ जातिगत ही चुनाव ज्यादा हावी हो जाए। आसी जो प्रॉपर है भ्रष्टाचार से मतलब परेशान है। मेरा ये मानना है कि ये जो लोग भ्रष्टाचार है इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाए। कांग्रेस का 10 साल का देख चुके हैं ये लोग, तो अभी कुछ बदलाव चाहती है जनता। हादसे शहर में इतनी गुंडागर्दी चौटाला सरकार में थी, फिर हुड्डा सरकार में भी उतनी हुई। सरेआम गोलियां, फिरौती मांगना,
एक व्यापारी जो यहाँ का व्यापारिक वर्ग है, एक डरा हुआ है, भय के साए में काम कर रहा है। उनसे उठ के हम चाहते हैं माफिया कम हो, यहाँ से व्यापारियों का पलायन कम हो। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी सब आजकल बाहर जा रही है। हरियाणा फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा जब तक यहाँ के इंडस्ट्री बाहर से नहीं आएंगी। पूरे प्रदेश में जो है आज कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पूरा मचा रखा है। उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है इनेलो, क्योंकि बीजेपी पहले हम सोचते थे कि मोदी ईमानदार आदमी है, लेकिन जब हमें पता चला कि अदानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर में मोदी जी घूमे 5,000 करोड़ का खर्चा आया। कोई भी आदमी, कोई बिजनेसमैन फ्री में किसी को नहीं घुमाता। इस पार्टी के लगाम में इतिहास से बैठी हो। एक से ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनेलो के नेता जेल में हैं जो भ्रष्टाचार। आपको मैं बताता हूँ, देखो इनेलो के नेता जेल में है, बिल्कुल सच है। पहले कांग्रेस के उड्डा ने षड्यंत्र रचा, सीबीआई से मिलकर चौटाला को अंदर किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में निकला, उनके प्रति जन सैलाब उमड़ा, तो मोदी जी घबरा चुका था। मोदी जी की रैलियों में 10 से 12,000 आदमी थे और चौटाला साहब की रैली में 1 लाख आदमी थे। मोदी जी घबराया, कहीं ना कहीं बीजेपी डाउन गई और चौटाला साहब को अंदर करने का। जो पार्टी कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, जो कोर्ट ने फैसला दिया है चौटाला साहब को, किसी पार्टी के संबंध नहीं गए। सीबीआई स्वायत्त है और जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है उनको ही नहीं मानती, तो फायदा क्या है जी। और जिस पार्टी का कार्यकर्ता ही सुप्रीम में जब जेल में हो तो क्या सरकार को शासन चला सकेगा? सिर्फ एक गुंडागर्दी, बेरोजगारी दे सकेगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, कि हाँसी का दुर्भाग्य है अगर रेणुका बिश्नोई यहाँ से जीतती है। आप किसको वोट दोगे? जी उम्मीदवार रेणुका बिश्नोई। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को, बीजेपी को। चौटाला सरकार भी इस भ्रष्टाचार का, हाँसी भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकी, ना कांग्रेस सरकार। अब हमारे को मोदी जी से उम्मीद है और सभी पार्टियां देख चुकी हैं। मोदी जी से उम्मीद है कि हमारे को ये हाँसी भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा। मुद्दा क्या है ये बताइए। मुख्य मुद्दा यहाँ पर आप क्राइम रेट देखेंगे तो हरियाणा के अंदर चरम सीमा पर है। आप यहाँ पे हर गली, हर मोहल्ले के अंदर आप देखेंगे कि गंदगी सड़ रही है और लोग जो है वो इस नर्क के जीवन के अंदर जीने के लिए मजबूर है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे आपके हिसाब से चुनाव? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाँसी का इलेक्शन कोई विकास का मुद्दा, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई क्राइम का मुद्दा, यहाँ का जो इशू है यहाँ के पब्लिक ने भी और यहाँ के कैंडिडेट्स ने भी इन सभी मुद्दों को गौण कर रखा है। बेशक स्टेज के ऊपर असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा तो एक्चुअल में तो होना ही चाहिए, क्राइम है, भ्रष्टाचार है, डेवलपमेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में लोग क्यों वोट करें? मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी के समर्थक के लिए इसलिए वोट करें, यहाँ जो गुंडाराज है उसको निवारण करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी ये छुटकारा दे सकती है तो बीजेपी दे सकती है, बाकी अन्य पार्टी कोई नहीं दे सकती। क्योंकि मोदी जी का नारा है, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में जो आज यहाँ के हल्का विधान हल्के के प्रत्याशी प्रोफेसर छत्रपाल है, उनमें ये क्षमता है, वो ये गुंडा तत्व दूर करेंगे और एक साफ छवि के आदमी है। सिंपल भाषा, साधारण एकदम, बिल्कुल डायरेक्ट दिल से बोलिएगा। ठीक है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? किनको आप वोट देंगे? मोदी के नाम पे वोट देंगे, बीजेपी के नाम पे वोट देंगे? मोदी जी के नाम पे। आप उम्मीदवार को नहीं दे रहे? इसको पार्टी चाहिए। मोदी जी के नाम पे, उम्मीदवार के नाम पे और मोदी जी के नाम पे, मेन मोदी जी के नाम पे। यहाँ टक्कर किसके के बीच में है? यहाँ टक्कर बीजेपी और हजका के बीच में। बीजेपी और हजका के बीच में। आम जनता की नजर में इन दो पार्टियों की टक्कर है। आम जनता की नजर वो भी जातिवाद को लेकर अगर हाँसी की जनता। ये आप देख रहे थे हरियाणा के मतदाता समर्थक पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थक अलग अलग। जो सबसे पहले रोहतक, जहां पे रोहतक के बारे में जो राय है हरियाणा के रोहतक के बाहर, वो आपने सुना। तो रोहतक में कांग्रेस के समर्थन में लोग नजर आए, रोहतक के बाहर
कांग्रेस के विरोध ही सिर्फ नजर आए। आईएनएलडी, इनेलो जिसे कहते हैं, इनेलो और बीजेपी के बीच में मुकाबला सीधा सीधा दिखा। हम जब गए वहां पे हमारे साथ आज स्टूडियो में भी मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, हम लोग साथ गए थे। साथ ही साथ हमारे साथ भूपेंद्र धर्मानी जो सिरसा जी और बाकी हरियाणा से आप लगातार जुड़े रहते हैं, वो हमारे साथ हैं स्टूडियो में। उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं, भोपाल से विधायक हैं विश्वास सारंग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, बिल्कुल कम शब्दों में एक लाइन में पहले, फिर हम आपसे आराम से चर्चा करेंगे। जो बात लोग कह रहे थे, ये हम इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सीधा सीधा मामला है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं भी हरियाणा में रहा हूँ। पार्टी ने मुझे भी वहाँ पर चुनाव की दृष्टि से लगाया था और लगभग संपूर्ण प्रदेश में घूमा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। मोदी जी को लेकर लोगों में बहुत विश्वास है और लोगों को इस बात का पूरी तरह से आभास हो गया है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश को चलाया है, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में ये देश बड़ा देश बनने को तैयार है। हरियाणा से भाई भतीजावाद, हरियाणा से भ्रष्टाचार, हरियाणा से अनाचार, हरियाणा से अत्याचार हटाने के लिए पूरी तरह से हरियाणा की जनता अब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है, कमल को खिलाना चाहती है और हरियाणा को विकास की नई गति देकर विकास के नए रास्ते हरियाणा में खुल सके, इसके लिए पूरी तरह से जनता तैयार है। छोटे से ब्रेक के बाद अपने हमारे जो पैनल है उनसे चर्चा करेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। मोटे तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में अब तस्वीर क्या होगी, जो मतदान होंगे वो किसके पक्ष में ज्यादा होंगे, ये सवाल है, और किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। जब सवेरे लोग वोट डालने जाएंगे तो एक बड़े और सवाल का जवाब वो दे रहे होंगे कि जो लोकसभा में मोदी का मैजिक था वो अभी भी कायम है या नहीं कायम है। ये भी एक सवाल है जिसका जवाब मिलेगा, और जिसकी शुरुआत हम करते हैं भूपेंद्र धर्मानी जी से। आज ये 3 सवाल हैं। आप हरियाणा को आपने बहुत, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपने वहाँ पत्रकारिता भी की है, आप वहाँ लगातार संपर्क में हैं, ज़मीन पे हैं। क्या ताज़ा स्थिति आपके हिसाब से? देखिए, मुझे ये लगता है कि शुरू में, जैसे मैंने पहले भी आपके एक कार्यक्रम में यहाँ पर कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर पूरी तरह से एक बार ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार अपने दम पर बन सकती है, और जो गठबंधन के साथी हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और बीजेपी के नेतृत्व को भी लगता था और लोगों का कहना भी था कि वो एक तरीके से बीजेपी के लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग में जो भी डिले हुआ, और उसके बाद जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व था बीजेपी का, उनकी उठापटक, उनकी आपस की टिकट वितरण में जिस प्रकार का वहाँ माहौल बना, तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार का आंकलन बहुत नज़दीक माना गया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सट्टा बाजार का जो आंकलन है वो एक्चुअल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा दूर रहा हो। अब उनका क्या कारण है, उनके अपने सर्वे हैं। उन्होंने जो पहले 55 सीटें दे रहे थे लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद विधानसभा के लिए, वो सीधे 40 के ऊपर आ गए पहली लिस्ट जारी होते ही। क्यों? कारण क्या था कि बहुत सारा विरोध हुआ, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो थे उन्होंने सड़कों पर आकर विरोध किया, और स्थिति ऐसी लगने लगी कि अब बीजेपी एक बार फिर वहाँ का नेतृत्व जो है बैसाखियों के सहारे आने के लिए तैयार हो रहा है। जब दूसरी लिस्ट आई तो वही स्थिति रही और मामला 35 पर आकर खड़ा हुआ। यानी कि बहुत डैमेज स्थानीय नेतृत्व ने वहाँ पर किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा और मोदी जी की रैली शुरू हुई, वो रिपेयर शुरू हुई,
और मैं समझता हूं कि जो उनका दूसरा एक रैली जो करनाल में, उसके बाद जो 3 रैलियां की, वो 4 रैलियों ने मामला काफ़ी जैसे गरमाया और चीज़ों को रिपेयर करने के साथ साथ जो संघ एक बैकबोन है बीजेपी की, संघ नेतृत्व जो लग रहा था कि अब शायद इस बार खुलकर नहीं आएगा, संघ नेतृत्व भी पूरी तरह से इस बार इसमें लगा है हरियाणा में, और जिसे कहते हैं कि इस बार वहाँ पर सरकार बदलने के लिए ही पूरी तरह से मैदान में थे। और एक मैसेज जो देने में सफल रहे हैं वो ये है कि हरियाणा में आज तक कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टी, पारिवारिक पार्टियां रही हैं, और यही स्थिति मेरे को लगता है महाराष्ट्र में भी है। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की वापसी हो गई है? पहली बार वापसी नहीं जी, बीजेपी की वापसी तो तब कहूंगा मैं जब बीजेपी वहां से गई हो। बीजेपी तो पहली बार उठ रही है, नहीं आज तक बैसाखियों पे रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जो एक आकलन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद था, उसके बाद स्थिति बिगड़ी और बिगड़ के अब सुधर गई है। मुझे यह लगता है कि जो अब परसों दो दिन में के अंदर हुआ है, जिस प्रकार डेरा सच्चा सौदा ने बिल्कुल खुलकर, ये पहली बार, क्योंकि मैं तो डेरा सच्चा सौदा को बहुत कवर करता रहा हूं अपने शुरू से ही, डेरा सच्चा सौदा ने आज तक, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, डेरा सच्चा सौदा का अपना एक आकलन रहा है, अपना सर्वे रहा है, और उस सर्वे के आधार पर वो चुनिंदा लोगों को 10 कहीं 15 ऐसे करके समर्थन करते रहे। तो आप कहते हैं बीजेपी अब मजबूत स्थिति में है, 90 की 90 सीटें आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है जो स्थिति आज देखी जा रही है, जैसे पहले सट्टा बाजार में 36-37 कुल मिलाकर के कितनी स्थिति? मैं वही बता रहा हूं कि 10-12 सीटें डेरा के जो बिल्कुल मार्जिनल सीटें थी, वो डेरा बीजेपी के पक्ष में आने की संभावना बनने से क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को आए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, और मैं समझता हूं कि 50 तक भी बीजेपी। अवधेश जी और पुष्पेंद्र जी भी हरियाणा का दौरा कर चुके हैं, बहुत संक्षिप्त में नहीं लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट अगर बात करें अवधेश जी, तो मतदान जो कल होगा उससे क्या तस्वीर किस तरह की बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, मतदान करते समय मतदाताओं के दिमाग में क्या होगा, ये सारे प्रश्न हम लोगों ने मतदाताओं से भी जाकर के पूछा था, और उसमें बिल्कुल साफ था कि कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर हरियाणा का बहुमत चुनाव के लिए, हरियाणा का बहुमत मतदाता चुनाव के लिए जा रहा है। लेकिन मोदी मुद्दा बन गए। एक सेकंड, अपने भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक शक्तिशाली सशक्त पार्टी के रूप में हरियाणा में लोगों के सामने आई है। उसके सामने एक ऐसा नेता है राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी ओर आकर्षण है। ये 2 बातें वहां बिल्कुल साफ दिख रही थी। तीसरी यह भी साफ थी कि मोदी के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के भले तरह नहीं, लेकिन वहां विधानसभा में गांवों तक और लोगों के दिलों तक पैठ बनाई है। लेकिन ये पैठ, जैसे धर्मानी जी कह रहे हैं, क्या उतनी सशक्त है कि वो वहां जो है स्वयं अपनी बहुमत ले आ पाएगी? क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है और जो वहां के जातिगत यानी सामाजिक समीकरण है, जो मोटा मोटी मुद्दे हैं, जो किए हुए काम है, जो बड़े नेताओं के कार्यकर्ता और बाकी लोग हम लोगों को मिल रहे थे, उन सबको, और हरियाणा के लोगों का एक मोटा मोटी बहुमत का सामूहिक जो कलेक्टिव साइकोलॉजी कहते हैं, उसका हम आकलन करें तो ये तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के विरुद्ध एक जिला को छोड़ के वातावरण है। कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के आकर्षण हो सकता है, लेकिन जितने आक्रामक आईएनएलडी के कार्यकर्ता दिखे जगह जगह वोकल, उस ढंग से हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां नहीं दिखे। अब पता 4 जिले हम लोग गए थे, रोहतक में भी कांग्रेस के पक्ष में जिस ढंग से लोग खड़े होते थे आके कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, उसके बनिस्पत वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे, लेकिन उस ढंग से नहीं आते थे। तो हम लोग जो आकलन करते हैं, देखते हैं कि आपका मतदाता कितनी संख्या में, कितना आक्रामक होकर के और कितना कि हम डिवोशन दिखाता है। तो इसीलिए जो धर्मानी जी कह रहे हैं, हरियाणा का इनका अनुभव है, मैं उस बात को न काटूंगा न उसका समर्थन करूंगा, लेकिन मेरे लिए इस समय कहना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले अपनी बदौलत सरकार बना लेगी। ये मुश्किल है पुष्पेंद्र, ये मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बात
अवधेश भाई कह रहे हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के बाद सब देखिए ये इस तरीके से किसी और के साथ सौदे हो जाने से हो सकता है कुछ सीटों पे फर्क पड़ जाए, लेकिन धर्मानी साहब ने जिस ईमानदारी के साथ कहा था कि जिस तरह से थाली में सजा करके सरकार बीजेपी को मिल रही थी, इस थाली में लात मारने का काम बीजेपी के ही लोगों ने किया है। किसी और ने आरोप नहीं लगाया कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, किसी और लोगों ने नहीं कहा कि बाहर के ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिसमें आपने पिछले 10 साल लेकिन वो चीजें कहीं पीछे नहीं छूटते नजर आई आपको? अगर आप जमीन पे जब आप गए तो आपको नजर नहीं आया कि इस तरह की बातें कोई कर नहीं रहा था? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं, जो आप अगर ये देखें कि अगर हम लोग अपने दौरे को ही ध्यान में रखें तो सबसे वोकल और स्ट्रांगली जो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक कैडर जो है वो सीधे अपने नेतृत्व से कनेक्ट मान रहा था, वो मैं कहता हूं चौटाला का था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिन लोगों ने टेलीविजन पे या कैमरे पे भी नहीं बोला है, वो तमाम लोग शांत थे। इसमें एक मैसेज भी है कि हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग जो हो बड़ा साइलेंट हो, वोकल ना हो, उस तरीके का वोकल ना हो जिस तरीके का ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक होते हैं या हुड्डा के समर्थक होते हैं। यह भी एक वजह हो सकती है, लेकिन यह बात सच है कि आज की डेट में भारतीय जनता, जो आज तक का आकलन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यह सच ही हो सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल एक तरफा सरकार बनाने की तरफ जा रही थी, उसमें जरूर मामला मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत में होगी। चलिए उपेंद्र जी, आपके पास सिर्फ बहुत कम हरियाणा पे कम, और हम चाहेंगे कि आप शुरुआत करें महाराष्ट्र की जो स्थिति बनने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है वहाँ अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सामना में जो आज एडिटोरियल छाप के उन्होंने कहा है मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई है मोदी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखला रहे हैं, उससे अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि और उससे ये लगेगा लोगों को, क्योंकि आप देखिए 10-12% जो लोग होता है वो फ्लोटिंग वोट होता है जी। तो फ्लोटिंग वोट वाले क्या, उनका जो मेंटेलिटी होती है जिधर जीत रहा है उसको दे दो, देखते हैं जाना चाहते हैं कि उसे लोग क्या दे रहे हैं, मेजोरिटी लोग कहाँ जा रहा है। तो आप जितने भी सर्वे वाले ने किया तो उसमें आप पता कीजिए, किसी ने 10%, किसी ने 13%, किसी ने 18%, अलग अलग इतने लोग हैं कि हमें पता नहीं है कि हम किसको वोट देंगे, कौन अच्छा है कौन खराब, हमको पता नहीं। तो जो फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो आज का जो एडिटोरियल छपा है और उसका जिस तरह से पब्लिसिटी हुई है, तो फ्लोटिंग वोट्स का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है 80% हिस्सा या 85% हिस्सा या 90% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाए। ये जो डिस्परेशन में उद्धव ठाकरे ने जो लिखा है इसका एक रिजल्ट होगा। तो अब हमें लग रहा है आज के, अभी तो पहले लग रहा था भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और उसको हो सकता है कि एनसीपी में या शिवसेना में या एमएनएस में, तीनों में से किसी एक को चुन करके अपना बहुमत मैनिपुलेट करना पड़े, सरकार बनाना पड़ेगी। अब हमको लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत मिल जाए, उसी तरह जिस तरह दोनों राज्य में आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र, ये मैं महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूँ। हरियाणा की जहां तक बात है जी, तो अवधेश जी या पुष्पेंद्र जी ने जो कहा उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चौटाला और इसका जो कांग्रेस हुड्डा है इसकी बात मत कीजिए। वहाँ जो जाट है वो करीब 24-25% है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उतना नहीं, ज़्यादा नहीं है, वो लोग खुद अपने को ओढ़े हुए परसेंटेज, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वोकल, सबसे ज़्यादा हंगामा करने वाला, सबसे ज़्यादा हल्ला करने वाली कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी या तो INLD के साथ है या हुड्डा के साथ है। जहाँ आपने देखा होगा कि हुड्डा का सपोर्ट करें तो वहाँ पर वही होंगे जाट, दूसरे जगह आप INLD देखे वो देखेंगे होंगे तो वही होंगे जाट। वो किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा मंडल आंदोलन के दौरान दिल्ली में मंडल विरोधियों का जो हुआ था, उसमें जो नॉन जाट विरोधी थे मंडल के, सब वो स्टेज से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। तो वो है जो कि इतना हैवी हो जाते हैं, सभी जगह डोमिनेट करते हैं। कुल मिला के तस्वीर किस तरह की आप देख रहे हैं? जो साइलेंट है, बीजेपी का सपोर्टर है, उतना हंगामा नहीं कर सकता, वो साइलेंट वोटर है, पब्लिकली उतना असर्ट नहीं कर सकता जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस और चौटाला के बीच में, चौटाला और हुड्डा के बीच में जाट वोटों का किस तरह से बंटवारा होता है। हाँ, अगर विभाजन में पूरी तरह से जाट चौटाला के साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होगा। अगर एक सेक्शन है हुड्डा के कारण कांग्रेस की ओर रह जाता है, 15% भी अगर इधर चला जाता है कांग्रेस की तरफ, तब भारतीय जनता पार्टी का वो रिजल्ट आ सकता है जैसी उम्मीद अपने सारंग साहब, क्या जो आपने कहा कि जो स्थिति अब तस्वीर आप देख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? क्या मोदी के मैजिक, उनका जो जलवा है वो कायम है, ये आप देख रहे हैं, या कोई और कारण देख रहे हैं जिसके कारण बीजेपी को हरियाणा में, जहां आप 1.5 महीने से कैंप किए हुए हैं, क्या लगता है किन कारणों से आपको लगता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति होगी? निश्चित रूप से मोदी जी का तिलिस्म, मोदी जी का जादू
और मोदी जी का जैसा आप देखिए लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मिला था। दोनों चुनाव जो हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, इस पे मोदी जी के काम पर हमें वोट मिलेगा, क्योंकि इन 4 महीनों में मोदी जी ने इस बात को स्थापित किया है कि उन्होंने केंद्र की सरकार में बैठकर प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का मान बढ़ाया है। चाहे वो अमेरिका का दौरा हो, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, चाहे विदेश नीति की बात हो या अर्थ के मामले में आर्थिक नीति की बात हो, राजनीतिक परिपक्वता की बात हो या देश में एक आंदोलन खड़ा करके देश की जनता को नेतृत्व देने की बात हो, जैसे सफाई अभियान है या जनधन योजना है। इन सब योजनाओं के माध्यम से उनके करिश्मा बल्कि उनके काम को भी देखिए, वही करिश्मा, ये इस देश की राजनीति का एक बहुत सुखद पहलू है कि केवल नाम नहीं, काम को भी लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। लोगों ने ये बात मानी है कि मोदी जी ने इस देश में बदलाव लाने की जो बात की थी वो बदलाव दिखने लगा है। पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, डीजल के दाम कम हो रहे हैं। आज ही मैं किसी चैनल में देख रहा था कि महंगाई का जो बढ़ने का जो औसत है उसमें भी कमी आई है। कहने का तात्पर्य है कि देश की जनता ने इस बात को मान लिया है और हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छी दिशा में चल रहा है। तो दोनों राज्य की जनता चाहती है कि देश की सरकार के साथ वहां की भी सरकार उसी पार्टी की बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिसमें महाराष्ट्र का भी विकास हो और हरियाणा का भी विकास हो। और मैं हमारे चारों पैनलिस्ट ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लास्ट उपेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए बीजेपी का वोटर जो है वो साइलेंट वोटर है और केवल हम इंटरव्यू को देख लेंगे या किसी के बात करने के तरीके से कि किसका समर्थक कितना वोकल है, इससे यदि हम इस बात का आकलन कर लेंगे कि इलेक्शन में क्या होगा, तो मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहां पे आकर्षण है, मोदी जी के प्रति आकर्षण है और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत ना कभी राजनीति की है ना हम आगे करेंगे। हम तो देश की बात करते हैं और देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने भी और हरियाणा की जनता ने भी हमारी इस बात को स्वीकार किया है। मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जगह जिस कारण दिलीप जी ऐसा है, एक तो जो उपेंद्र जी ने कहा वो आंशिक रूप से सच है, उसके आधार पर वो अपना निष्कर्ष निकालें। देखिए 25 से जाट को टिकट जो है भाजपा ने भी दिया है, ये नहीं है कि भाजपा ने सबसे ज्यादा टिकट जाटों को दिया है, तो इसलिए उनके भी जाट मतदाताओं को उसी प्रकार से एग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स में जाट इनके भी खड़े हैं। देखिए जो वोटर विधायक को नहीं आए हैं वो जाट है, मुख्यमंत्री को आए हैं वो जाट है, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है ना, प्रोजेक्ट नहीं किया गया। मेरा ये कहना है कि जाट मुख्यमंत्री को देखना चाहता है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री बने। मुझे बोल रहे जाट जो है ये मैं मानता हूँ कि वो आक्रामक होते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि नॉन जाट जो है आक्रामक नहीं होंगे। इसलिए हम लोग दूसरी बात नहीं ना, दूसरी बात हमारा आकलन नहीं, ऐसा नहीं, मारपीट वहां दूसरे भी करते हैं। मेरा आकलन केवल इस आधार पर नहीं है कि वहां वोकल कौन है। हमने साफ कहा है कि जो चुनाव के वहां मुद्दे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सामाजिक समीकरण है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबको लेकर के भाजपा ने पैठ बनाई है। लेकिन वो पैठ इस समय वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी और नंबर नहीं, लेकिन जो बात मेरा सारंग साहब कह रहे हैं, मेरा इसमें जो बात सारंग साहब कह रहे हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का असर देखिए 3 जिलों पर तो साफ है। डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस को पंजाब में जिता दिया। अब जो बात अभी सारंग साहब कह रहे थे कि मोदी का करिश्मा, उनका काम, 4 महीने का काम और जिस तरह से उनका कनेक्ट है लोगों के साथ, उसका असर जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस चीज को आप भी मानते हैं? नहीं, तो मोदी नहीं जाते। मोदी ने 10 सभाएं की, मतलब 10 लोकसभा में चले गए। ये भी रेयर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, एक प्राइम मिनिस्टर विधानसभा चुनाव में मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, नहीं स्टेट में है ना सेंटर में है। इस समय महाराष्ट्र में 27 सभाएं उन्होंने कर दी हैं, तो 37 सभाएं मैंने करने वाला 2 विधानसभा चुनाव में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जाहिर है उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो सब दिखाई दे ही रहा है। अवधेश जी मेरा ये कहना है, लेकिन क्या मेरा ये कहना है कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की इतनी जनता में पैठ नहीं थी। मनमोहन सिंह जी को तो कोई बुलाता नहीं था ना। मनमोहन सिंह जी, आप ये मत मानिए, ये मत कहिए कि मनमोहन सिंह जी जाना नहीं चाहते थे। मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस का कोई प्रत्याशी बुलाता नहीं था। मोदी जी को लेकर एक करिश्मा है, मोदी जी को लेकर एक आकर्षण है, मोदी जी को लेकर जनता में स्वीकारोक्ति है, इसलिए
इसलिए मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं और लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सौ प्रेरणा से इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हर जाति के लोग हैं। महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में हम जाति की बात नहीं कर रहे, हर एक जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हर एक जाति का समर्थन हमारे साथ है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो। जातीय समीकरणों पर चुनाव दिया है। मोदी जी ने स्वयं को पिछड़ी जाति का नेता, पिछड़ी जाति कहा, लोकसभा में भी कहा। इस सभा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी काम की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की दिशा को आप सुन लीजिए, सारंग साहब को सुन लीजिए। आप अवधेश जी सारंग साहब को सुन लिया, कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जाति के आधार पर भाजपा टिकट पार्टी है, आपने कह लिया। आप सुनिए सारंग साहब को जवाब तो सुन लीजिए आप। मेरा मुझे लगता है लार्जर बात यह है कि जाति का समीकरण इस देश की राजनीति की एक सच्चाई है, तो वो स्वीकार करें ना। नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसा करती है ये मैं नहीं मान रहा। मैं ये मानता हूं कि जहां यादव होंगे वहां यादवी को टिकट दिया जाएगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी कहे कि जाति की राजनीति नहीं करती है, जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। दोनों चीजों में फर्क है। पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं बात को बिल्कुल वही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हर समय यादव के नाम पर देखिए अवधेश जी, आपने बोला हमने सुना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, आप देखिएगा रिजल्ट आने दीजिए। मेवात, जिसको अपेक्षाकृत ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये कमजोर क्षेत्र है, वहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा रहते हैं। आप वहां के रिजल्ट उठा के देखिएगा। 19 तारीख को हम मिलेंगे, यदि आप बुलाएंगे तो मैं फिर से आऊंगा जैन टीवी पर आप देखिएगा मेवात की 4 सीटें हैं, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर जनता में पैठ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करना चाहती है। आप बात करते हैं, चाहे वो किसी और जाति, किसी भी जाति की बात करते हैं, भ्रष्टाचार किसी को पसंद नहीं है, भाई भतीजावाद किसी को पसंद नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगता है जब उसका बेटा मेरिट में आने के बाद भी सरकारी मुलाजिम नहीं बन पाता और केवल एक व्यक्ति पैसा देकर सरकारी मुलाजिम बन जाता है। ये बात किसी जाति को अच्छी नहीं लगती। ये कहने को बहुत अच्छा लगता है कि ये इस जात का है, ये उस जात का है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश हित की बात करती है। हम समग्र समाज को एक करके राजनीति की बात करते हैं। अब कहने को तो ये कह देंगे, देखिए भाषण सुनने के लिए सर नहीं बैठे। अवधेश जी देखिए, ये यदि आप इस तरह नहीं आप क्यों बैठे हैं? आप देखिए, आपको सुनाने के लिए भी मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, जातिवादी नहीं करती, ऐसे थोड़े शब्द मेरे मुंह में डाल सकते हैं। आप इस बात को स्वीकार करिए। आपको सुनाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मैं अपनी बात, मैं अपनी पार्टी की बात, मैं अपने विचार की बात करूंगा। केवल आपके कह देने से अवधेश जी आपको चिल्लाने से कोई बात सच नहीं हो जाती। ये इंटेलेक्चुअल, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे ये लगता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, इसमें बौद्धिकता की बात हम करें। केवल चिल्ला देने से, आवाज की पिच बढ़ा देने से सच्चाई और झुटाई को हम नहीं स्वीकार कर सकते। मैं आपसे स्वीकार करना चाहता हूँ। ये तो आप एंकर से बोलिए। मैं तो आप भी बोल रहे हैं, करिए जी। आप अवधेश जी निवेदन है कि केवल चिल्ला देने से बात नहीं होगी। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जनता पार्टी जाति की, उन्होंने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। ये एक मतभेद जो है दोनों में। आपने अपनी बात कही, लेकिन उससे जी मुझे ये लगता है, देखिए मैं सारंग नहीं मुझे ये लगता है कि ये और एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं चैनल में आया हूं तो बुलाया गया हूं, आमंत्रित किया गया हूं। मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात कहेंगे। अवधेश जी भी बात कह रहे हैं। अवधेश जी नहीं चलेगा कि मैं आप नहीं सुनिए, आप कान बंद कर लीजिए। चलिए आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। आप देखिए, मैं अपनी बात धर्मानी साहब मैं बिल्कुल आपके दबाव में नहीं आऊंगा। मैं अपनी बात ही कहूंगा। अवधेश जी आपके कह देने तो ये बात नहीं होगी। मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। मैं वही बात करूंगा जो मेरी पार्टी की बात है। मैं सच्चाई की बात करूंगा। केवल चिल्ला देने से सच्चाई को हम झूठाई में नहीं बदल सकते। चलिए, हम यहाँ पर बहुत बौद्धिक डिस्कशन के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उसी बात को करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे ये लगता है कि
दरमानी जी, पहली बात तो यह है कि यहाँ चिल्लाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। जरा शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं, मैंने ये कहा कि आप केवल 3-4 बातें आपकी काटी हैं कि हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। आपने बोल दिया मैं भाषण दे रहा हूँ। मुद्दे पे बात करिए अवधेश जी, आप बहुत सीनियर हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पर पूरा देश देख रहा है आपको। यहाँ बैठे हैं तो हमारा मुद्दे पे बात करते हैं, नहीं एक पत्रकार के रूप में बिल्कुल कुछ हमको गलत लगता है आप कहिए, आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, बोलिए। चिल्लाना नहीं है या चिल्लाने के लिए नहीं बैठे हैं, इतना समय नहीं होता है। चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। जो बात ये भी है ना कि आप जो कह रहे हैं उसको कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटती है, सब पार्टियां बांटती है, ऐसा है हमने कहा है। चलिए ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां जातियों के आधार पे ही मेवात में 2 क्षेत्रों में मुसलमान है, लोकसभा चुनाव में भी इनकी विजय हुई थी, हमको मालूम है 7 सीटें मिली थी, 34-35% वोट आया है, तो वो घट के 20% तो हो नहीं जाएगा एक दिन में। मोदी की लोकप्रियता हो सब कुल मिला के आप कहना क्या चाहते हैं अवधेश जी? नहीं, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा में लगभग उसी प्रकार धरातल पर चुनाव लड़े हैं जैसे अन्य पार्टियां लड़ी है। मोदी का चेहरा एक विशेष आकर्षण उसमें जो है ऐड हुआ है। केवल मेरा इतना ही कहना है कि उस ऐड होने से वो बहुमत इस समय पा लेगी, ये आपको नहीं लगता कठिन है। चलिए ये आपको नहीं, धर्मानी जी मुझे ये लगता है कि मैं बहुत कम शब्दों में कह रहा हूं कि अगर हरियाणा को आप देखें तो जो बात अभी कही गई है कि वो जात वाली बात जो बार बार कह रहे हैं, अगर वहां पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस बार का चुनाव जो शुरू में लग रहा था जाट वर्सेस लग रहा था, इसीलिए लग रहा था क्योंकि जाट बहुत एग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वहां पे पूरी आप इसको डिवाइड करेंगे, अहीरवाल का क्षेत्र है, एक पूरा का पूरा आपका शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का क्षेत्र है, वो जिस प्रकार से डिवाइडेड है, वहां पे जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं टिकट तो उन्हीं को दिया जाएगा, पर जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि सच्चा सौदा ने पहली बार 90 की 90 सीटों पर समर्थन दिया है, यह उनका अपना आंकलन है कि बीजेपी की वहां सरकार बनने जा रही है, इस वजह से दिया है। आज तक उन्होंने 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस की सत्ता होते हुए तो उनको नहीं दिया। मेरा यह मानना है कि वहां के जो आंकड़े हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं, जैसे अपना मैंने आपको बताया जो सट्टा बाजार है, वो जिस प्रकार की आंकलन कर रहा है, जिस प्रकार डेरा सच्चा सौदा ने आंकलन किया है, जिस प्रकार नामधारियों ने आंकलन किया है, वो इंगित करता है कि बीजेपी ने अपना फुट वो जो है वहां पे जमाया है और बेस बनाया है। और अगर आप देखें शुरू में जैसे चुनाव लग रहा था कि ये लूज कर रही है बीजेपी, अब स्थिति यह है कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया है, मोदी वर्सेस ऑल हो गया है। और यही सवाल हमने पूछा था बहुत कम शब्दों में, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, दो कि जो मोदी का मैजिक है, मोदी का करिश्मा है, और जो मोदी का काम के बारे में सारंग साहब कह रहे हैं कि इन चीजों को लेके स्थिति बेहतर हुई है, तो क्या ये जीत में आपको लगता है कि जब मतदान होगा तो लोगों के जहन में यही सवाल होंगे, यही बातें होंगे? उपेंद्र जी देखिए, मोदी तो मुद्दा फिर बन गए हैं, मोदी मुद्दा है, मोदी मुद्दा बन गए हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है जी। ठीक है कि रेल भाड़ा बढ़ गया, इसे लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन और जो दूसरी जो घटनाएं घटी, जिस तरह से जापान गए, अमेरिका गए, नेपाल गए, और पाकिस्तान का जो इशू है उसको वो पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख रहे हैं। उपेंद्र जी आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, उसके बाद जो हिंदुस्तान में क्राइसिस आए हैं, चाहे वो कश्मीर का बाढ़ था और चाहे विशाखापट्टनम का है, उसमें भी जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसका भी इंपैक्ट है। जो भी उनका जो एक्शन हुआ है, इसके कारण है कि नरेंद्र मोदी की जो है वो बनी हुई है। बल्कि हमें तो लग रहा है कि जो लोग उनके बहुत विरोधी थे, उन लोगों ने अपना विरोध भी कुछ कम किया है। उनको इसका फायदा कल होगा, मतदान में फायदा मिलेगा, मतदान में फायदा होगा, बहुत किस हद तक मिलेगा? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इसमें इसका पूरा का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही होगा। सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत आता है तो जी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वास्तव में अवधेश जी जो बोल रहे तो सही है कि स्थिति ठीक नहीं थी, और नरेंद्र मोदी के भाषण, धुआंधार भाषण जो 10 दिन के भाषण हुए हैं, उसका असर है। और मोदी जी को जो सपोर्ट जो कुछ है वो नरेंद्र मोदी का ही असर है, आप ये कह रहे हैं। उनका भी असर है, दूसरा कि एंटी जाट सेंटिमेंट्स लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि एक आप कह रहे हैं कि मोदी जी का असर, दूसरा कह रहे हैं एंटी जाट सेंटिमेंट जो है वो भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पुष्पेंद्र,
देखिए, एक बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रणनीति तय की थी, खासतौर से लोकसभा में, कि मोदी वर्सेस रेस्ट कर दिया था, उसमें तमाम सेकुलर, रीजनल, तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया था। उसमें भ्रष्टाचारी भी थे, उसमें सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले, सेकुलर का मुखौटा लगा के चलने वाले सब लोगों को एक साइड कर दिया था। यही रणनीति नरेंद्र मोदी ने इस वक्त हरियाणा और महाराष्ट्र में की है, और ये दोनों वो सूबे हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार नहीं रही है। लिहाजा अगर इसमें यह रणनीति ना भी करते तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसको आगे आती, अंदरूनी लड़ाई होती, अंदरूनी कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में जहां कांडा एक का सबको पूरी दुनिया को पता है कि कांडा ने क्या किया, सबको पता है कि ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, सबको पता है कि अजय चौटाला जेल में है, सबको पता है कि वो जो हज का जो पार्टी है चंद्रमोहन, वो कैसे चांद मोहम्मद बने। ये तमाम सारे लोगों से हरियाणा की छवि खराब हुई है, और हरियाणा में जो बड़ा बदलाव है कि जो यूथ है वो उस छवि से बाहर निकल के धारा जो देश की है उसके साथ जुड़ना चाहता है। लिहाजा नरेंद्र मोदी को लोग एक आइडियल मानना है। ये सबको पता है कि नरेंद्र मोदी यहां सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जमीन पर दिख रही है। नरेंद्र मोदी का वो डायलॉग लोगों के जहन में है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये तमाम सारी चीजें आज के उस युवा कुल मिलाकर के अवधेश जी, वजह से उसको एक धर्मानी साहब, सारंग साहब, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी के बातों से बिल्कुल लास्ट वर्ड आपसे ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, मोदी के आने, मैंने पहले ही बार कहा कि जब तक मोदी चुनाव अभियान में नहीं आए थे, चुनाव पूरी तरह नीरस था, मीडिया का भी ध्यान नहीं था, लगता ही नहीं था कि चुनाव है। तो इस समय देश में एक नेता है जो कम से कम जाने के बाद रोचकता पैदा कर देता है, और सभी पार्टियां विवश हो जाती हैं मिल करके। मतदान के समय में क्या फायदे? मतदान के समय में देखिए, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल साफ दिखा है कि मोदी वर्सेस बाकी पार्टियां हो गई है वहां, और सबसे ज्यादा सभाएं भारतीय जनता पार्टी ने की। आपको मालूम है कि 107 सभा तो केवल कर दिया है नितिन गडकरी ने, 27 नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, 16-17 सभाएं अमित शाह ने कर दी है। कांग्रेस की तो कुल सभाएं भी इतनी नहीं है, सोनिया गांधी ने 6 सभा और राहुल गांधी ने 4 सभा। कुल मिलाकर के क्या कल मतदान मिलाकर के जो सिचुएशन ओवरऑल है इस समय, वो हरियाणा का और महाराष्ट्र दोनों में अंतर है। महाराष्ट्र इस समय लोकसभा चुनाव के एक विस्तारित दिशा की ओर बढ़ता दिख रहा है। हरियाणा में यह है कि थोड़ा खंडन है उसका, लोकसभा चुनाव का असर होते हुए भी। सारंग साहब, खंडन है वो कह रहे हैं थोड़ा हरियाणा में, या नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे और हम महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगे। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद हम फिर आने वाले हैं या ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद हम दूसरे मुद्दे पे जाएंगे। नहीं, मेरा एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, लोकसभा के चुनाव में इस देश की राजनीति में जातिवादी राजनीति को ब्रेक लगा था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक अच्छी पहल इस देश की राजनीति में हुई है, और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वही आगे भी चलेगा। और हम सबको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि देश की राजनीति में जातिगत समीकरण अब खत्म हो, देश की बात हो, विकास की बात हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये दोनों मुद्दों को बहुत धन्यवाद, हम जीतेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है, और अब चर्चा करेंगे। हालांकि समय बहुत ही कम रह गया है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं, झटका कह रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने मध्यस्थता उस कश्मीर मामले को दखल देने की बात कही थी। और ये खबर आने के बाद सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन साहब ने क्या कहा। इंडिया will not accept violence on the border or the line of control or continued terrorism against our citizens. It is up to Pakistan to de-escalate the situation, and we feel that Pakistan must take immediate steps to restore peace and tranquility along the international border and the LOC in J&K, and end its sponsorship of terrorism against us. Our security
उपेंद्र जी, शॉर्ट रिएक्शन। अब ये भारत की राजनयिक जीत आज इसे आप कह सकते हैं जी। अब है कि पाकिस्तान के पास भारत से बात करने के अलावा कोई विकल्प फिलहाल नहीं बचा हुआ है जी। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम तभी आपसे बातचीत करेंगे जब आप आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करें। मतलब है कि आप जो आतंकवादी घुसा रहे हैं, आप कैंप चला रहे हैं, ये सब बंद कीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। ठीक है। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि भारत की राजनयिक जीत है और एक बहुत बड़ी सफलता है। चल। और पाकिस्तान को बहुत कम शब्दों में आपसे अवधेश जी। देखिए, मैं तो इसको लेकर के थोड़ा सा देश के प्रति उत्साह बढ़ता है, लेकिन मैं चिंतित इस कारण से हूं कि पाकिस्तान में जो सुरक्षा समिति की बैठक नवाज शरीफ ने ली, उसके बाद कहा कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में नवाज शरीफ ने जाकर के मुद्दा उठाया कि आप लोग जो है जो पहले पारित किए हैं जनमत संग्रह का, उसको लागू करिए। कोई सुनने वाला नहीं हुआ, किसी नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बाद में यूनाइटेड नेशन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है वहां भी गए, भारत ने कहा हम उसको मानते ही नहीं है। अब तीसरी बार हो गया, बान की मून ने पहले ही कह दिया था। इसलिए इसका मतलब उतना ही है कि भारत का जो पक्ष है वो सही है, लेकिन सवाल है कि अब जिस दिशा में तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान ऐसी हालत में पहुंच गया है कि उसको रिटर्न होने के लिए कोई आधार चाहिए, नहीं तो न चाहते हुए भी टकराहट बढ़ रही है। मेरी चिंता वहां जाकर के रुकती है कि आखिर अब होगा क्या। जी, आपकी चिंता है कि होगा क्या, धर्मानी साहब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो अब कुछ पाकिस्तान ने किया है या कह रहा है, उसका वो जिस प्रकार वो एंडोर्स करवाना चाह रहा था यूएन से, वो नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ। ये मुझे सीधा सीधा इम्पैक्ट मोदी की विजिट और मोदी गवर्नमेंट का प्रभाव लगता है। जिस प्रकार की क्लियर मैसेज वहां की यूएन असेंबली में मोदी ने दिया, पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना क्लियर मैसेज अपने किसी दुश्मन को दिया होगा। जिस पर और यूएस का प्रेशर, यूएस अंडर प्रेशर है भारत के, मोदी के, और उन्होंने किसी प्रकार का दखल लिया। इसका फायदा होगा चुनाव मतदान में? देखिए, आपसे तो यही पूछ सकता हूं मैं, क्योंकि धर्मानी साहब ने कहा कि मैंने पहले ही बोला है कि मोदी जी के नाम पर लोकसभा में वोट मिला था, अब मोदी जी के काम पर हमें वोट मिलेगा। और ये बहुत बड़ी हमारी कूटनीतिक विजय है, जिसमें कि पाकिस्तान को आज हमने कॉर्नर कर दिया है। पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ा हो गया, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो गया, यूएन के प्लेटफॉर्म पर दमदारी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। उपेंद्र जी, समय नहीं है, निश्चित रूप से लेकिन पुष्पेंद्र जी, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि जब आपने ब्रेक के बाद ये कहा कि अब हमारे पास समय कम रह गया है, मुझे लगता है पाकिस्तान के पास का जो समय है वो निकल चुका है। जम्मू कश्मीर के बारे में दो चीजें पूरी दुनिया को वाज़ेह हैं। मुझे लगता है दोनों ही मुल्क में, खासतौर से पाकिस्तान, इस बात को नहीं समझ पा रहा। लगातार भारत ये कहता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, पूरी संसद कहती है, देश की हर पार्टी कहती है, दो बार संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन उस रेजोल्यूशन के साथ में एक चीज जो जुड़ी हुई है, उससे पाकिस्तान परेशान है। आप उसकी उस समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। भारत कहता है कि ये जो कश्मीर है ये हमारा अभिन्न अंग है और जो पाकिस्तान के पास है वो हमें लेना है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जम्मू कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान 1948 में जिस तरीके से वहां के कबायलियों को आगे करके रेगुलर सेना आई थी, वो तमाम सारे उसके हथकंडे पिछले 48 साल के बाद से खुलते चले गए हैं। अब यूएन जनरल सेक्रेटरी ने बार-बार जो उसको धक्का दिया है, बार-बार जो मने करा है, अब उसके सामने सिर्फ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कश्मीर पे दावा खत्म हो जाए। जाते जाते एक शब्दों में सिर्फ, क्या इसका मतदान में फायदा मिलेगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भारत की जो मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है, उससे असर ये पड़ेगा कि भारत का प्रधानमंत्री लचर नहीं है, पाकिस्तान को झुका करके उसकी वो तो समझ में आ गया सकता है। पाकिस्तान जो है चुनाव का मुद्दा हो ही जाता है, कम से कम महाराष्ट्र में तो निश्चित रूप से होना है, क्योंकि वह हिंदुत्व के साथ पाकिस्तान जुड़ता है और ये खबर फैली है, इसका असर होगा। उपेंद्र जी, कुछ न कुछ तो असर होना चाहिए। अब क्योंकि धर्मानी जी मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही, हरियाणा के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा एक आर्मी के अंदर पार्टिसिपेशन रखता है। महाराष्ट्र में पहली बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 25 कैंडिडेट उतारे हैं, और जो भाषा है और जो भाषण दिए जा रहे हैं वो उनको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देशभक्त लोग तो भाजपा के साथ आएंगे और देशभक्तों को बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।